हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम PT 365 कवर करेंगे विथ इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर। ये विजन आईएएस की डॉक्यूमेंट है, ठीक है, बुकलेट है, जिसके अंदर वो पूरे साल का करंट अफेयर्स देते हैं, ठीक है। तो इसको हम विथ इजी ट्रिक्स विथ क्लैरिटी कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, इस तरीके से ना आपको कोई यूट्यूब पर ना पढ़ा नहीं सकता जिस तरीके से मैं PT 365 आपको कंप्लीट करा दूंगा फॉर प्रीलिम्स 225, ठीक है। इसके अंदर मैंने PYQ को लिंक कर दिया है, प्लस आपका स्टेटिक पोर्शन ना पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है, विथ इजी ट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। अब इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि PT 365 में सिर्फ आपको पॉलिटी की ही नहीं, सारे सब्जेक्ट कराऊंगा जो भी विजन आइस निकालता है, ठीक है। चलो, अब ये सारा जो क्रेडिट है ना इस डॉक्यूमेंट का, ये विजन आइस को जाता है दोस्तों। ये हमारा कोई कंटेंट नहीं है, ये विजन आइस का, तो क्रेडिट विजन आइस को जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर ना मैं आपको प्रीलिम्स के लिए पूरा तैयार करके दूंगा कंटेंट, ठीक है। जो इसके अंदर जो भी बातें दे रखी है, आपको कंटेंट दे रखा है, मैं प्रीलिम्स के लिए पूरा कंप्लीट कराऊंगा आपको, ठीक है। और इसको हम सीरियल वाइज कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। इस बैटल डे के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, तो अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखो, मैंने बोला था ना कि मैंने इसे इजी ट्रिक्स रिमेंबर के साथ लिंक कर दिया है, पूरा पूरा कंटेंट को ही लिंक कर दिया है, ठीक है। एक एक चीज़ रिवाइज करा दूंगा, याद करा दूंगा, ठीक है। जिनको नहीं पता ये इजी ट्रिक्स रिमेंबर सीरीज क्या है, चैनल पे जाओ, प्ले लिस्ट बनी पड़ी है और इसकी फर्स्ट वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, कोई सा भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा आपको कितना तैयार करना है इस टॉपिक को, कितना नहीं, ठीक है। क्या यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, ये भी बताऊंगा, और क्या नहीं पूछेगी, ठीक है। दैट मीन्स मैं आपको सब कुछ फिल्टर आउट करके दे दूंगा, ठीक है। जो भी रिलेवेंट एग्जाम के लिए सिर्फ वो पढ़ना है आपको, ठीक है। और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। पढ़ने चलोगे तो 1000 बुक के मार्केट के अंदर 1000 के 1000 बुक खरीद लो आप और उनसे पढ़ते रहो, ठीक है। कभी यूपीएससी ऐसे निकलता नहीं है, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, उस हिसाब से आपको तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। उस डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है ना न्यूज में रहा है, आपको पता है क्यों रहा है, ठीक है। क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है, इस टाइम में जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि भैया साइमल्टेनियस इलेक्शन हो, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर। साइमल्टेनियस इलेक्शन के अंदर हमारा क्या होगा, लोकसभा, दैट इज जनरल इलेक्शन, प्लस स्टेट असेंबली के इलेक्शन। जितनी भी हमारे 28 स्टेट्स हैं उनके अंदर जितने भी जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं वो सारे एक साथ कराए जाएंगे, ठीक है। और सुनो, ये मेंस 2024 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में, ठीक है। और मैंने आपको ना ये क्वेश्चन भी कराया था, ठीक है, वो भी लाइव आंसर राइटिंग में, ठीक है। इसके ऊपर वीडियो भी बनी पड़ी है चैनल पर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर आपको क्या चीजें याद रखनी है ना, और क्या चीज पता होना चाहिए। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने 129 अमेंडमेंट एक बिल लेकर आए 2024 में, और इस प्रोविजन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो है ना अभी हमने प्रोविजन को क्या करा है, ऐड करा है, ठीक है, इंप्लीमेंट नहीं करा है, ऐड करा है। इसी का ध्यान रखना, क्यों बोल रहा हूँ ये बात। देखो, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये आया 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के ऊपर, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, ये नारी शक्ति वंदन वाले पे। देखो, ये भी ये भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ना, एक्ट पास हुआ था, ठीक है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। इंप्लीमेंट कब होगा ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या बना, देखो, प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18 लोकसभा। आपसे पूछ लिया, जो अभी 18 लोकसभा चल रही है ना, उसने बोल दिया कि भैया ये जो प्रोविजन है ना अभी से ही स्टार्ट हो जाएंगे, इफेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, और जैसे आप वन जो है ना गलत करते हो, आपका आंसर अपना आप आ जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये 15 ईयर्स के लिए एक्ट होगा, उसके बाद ये इसके अंदर रिन्यू होगा या तो हटा दिया जाएगा, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। देयर आर प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट ऑफ द शेड्यूल कास्ट ऑफ वुमेन विद इन द कोटा प्रिस्क्राइब्ड रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको इसके अंदर क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगी, ठीक है। तो आपको तैयार रखना है और आपको पता होना चाहिए कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है ऐड हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और कौन कौन से आर्टिकल ऐड हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए न्यू आर्टिकल ऐड हुआ है, आर्टिकल 82A, ठीक है। इसके अंदर क्या बात करी है ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 82A क्या बात करता है, ठीक है। तो ये बात करता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस की, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शन मतलब वे इलेक्शन कमीशन जो है ना कंडक्ट कराएगी जनरल इलेक्शन और लोकसभा एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस असेंबलीज के, ठीक है। अब देखो, टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो टर्म ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल एंड विद फुल टर्म ऑफ लोकसभा, ठीक है। अब ये बात आपको पता होगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। तो पूरी कंट्री के अंदर एक बार में ही इलेक्शन होगा, ठीक है, वो भी 5 ईयर टर्म है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी और लोकसभा की भी।
तो दोनों का इलेक्शन जब साथ में होगा तो एंड भी साथ में होगा, ठीक है। अगर इस बीच में जो है ना लोकसभा या फिर किसी स्टेट के अंदर जो है ना असेंबली या लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होगा। तो ये अमेंडमेंट आया आर्टिकल 83 के अंदर, और उसने डिफाइन किया कि अनएक्सपायर्ड टर्म क्या होता है और मिड टर्म एंड जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। इसने बताया कि जब भी लोकसभा जो है डिसॉल्व होगी बिफोर 5 ईयर टर्म, ठीक है, तो डेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है ना, जो एक्सपायरी ऑफ फुल टर्म है सेल बी अनएक्सपायर्ड टर्म होगा, ठीक है। मतलब अगर सोचो एग्जाम्पल के लिए 5 ईयर का टर्म है लोकसभा का, ठीक है। अब 2 साल गवर्नमेंट चली, ठीक है, 2 ईयर्स तक कोलिशन चला गवर्नमेंट का। अब कोलिशन टूट चुका है, दैट इज कि अब न्यू इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि अब ये लोकसभा जो है डिसॉल्व हो गई, ठीक है। अब ये लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो न्यू इलेक्शन जो होंगे ना, वो जो बचे हुए ना 3 ईयर्स, ये इसके लिए होंगे, ना कि एक न्यू पीरियड के लिए हो जाएंगे, न्यू टर्म के लिए हो जाएंगे 5 ईयर्स के लिए। इस बात का ध्यान रखना, जो लास्ट के 3 ईयर्स बचेंगे इसी लोकसभा सेशन के, ठीक है, तो इसके लास्ट के 3 ईयर्स के लिए इलेक्शंस होंगे, ठीक है। फिर लास्ट के 3 ईयर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, फिर न्यू जो है लोकसभा के इलेक्शंस होंगे और न्यू सेशंस और 5 ईयर टर्म के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही स्टेट असेंबलीज के अंदर भी होगा, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल 83 के अंदर अमेंडमेंट डाला गया और अनएक्सपायर्ड टर्म को डिफाइन करा गया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, परसुएंट टू डिसोल्यूशन a mid-term election shall be take place and new Lok Sabha shall be constituted only for unexpired term, ठीक है दोस्तों। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई और यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यह आना आपके मेंस में भी काम आ रहा है, ये चीज का ध्यान रखना। अमेंडमेंट टू आर्टिकल 172, ठीक है, ये डाला गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और अनएक्सपायर्ड टर्म, ठीक है। और अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 327, यहाँ दिया गया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये हमारे यहाँ पहले से ही था, मतलब, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर वो डाल दिए गए हैं क्योंकि अब साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे, तो उसके लिए पावर जो है पार्लियामेंट की और बढ़ाई गई है इन रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस के बारे में, ठीक है। अब देखो अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ये मैं आपको अब समझा चुका हूँ, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि भैया वोटिंग होगी अक्रॉस कंट्री ऑफ ऑल इलेक्शन नीड्स टू बी ओपन एट सिंगल डे। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, और हमारा जो लोकसभा है, इनका इलेक्शन आप एक ही दिन में करा दो, नहीं 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 नहीं। आपको ये भी पता होगा जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं दोस्तों, ये एक दिन नहीं होते, ठीक है। इसके अंदर भी डेज डिसाइड होते हैं कि भैया आज अगर दिल्ली में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, ठीक है, यूपी में हो रहा है, तो यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, महाराष्ट्र के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में होगा इलेक्शंस, है ना। तो एक डे तो भैया अभी भी नहीं होते ना, सिंगल डे तो अभी भी नहीं होते, ठीक है। तो उस टाइम भी सिंगल डे पे नहीं हो पाएगा, पॉसिबल तो नहीं है इतनी बड़ी कंट्री के अंदर, ठीक है। अलग अलग दिन होगा, लेकिन जो सेशन स्टार्ट होगा सबका वो एक साथ स्टार्ट होगा, ठीक है। और उनका जो टर्म होगा वो 5 ईयर्स का होगा, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शन क्यों कराते हैं, ताकि जो हमारा जो खर्चा है एक्सपेंसेस है ये कम हो जाए, ठीक है, इलेक्शन एक्सपेंसेस कम हो जाए हमारे, ठीक है। तो ये इसके फायदे हैं, ठीक है। अब देखो आपसे ये भी पूछ सकता है प्रीलिम्स क्वेश्चन कि भैया कौन कौन सी बॉडीज हैं जिन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए रिकमेंडेशन दी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन ने दिया है 178 रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। नेशनल कमीशन ने दे रखा है, वर्किंग पेपर और नीति आयोग ने भी दे रखा है रिकमेंडेशन, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी दिया है, ठीक है। और अभी जो कमेटी बनी है साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर, आपको पता होना चाहिए जो हमारे पूर्व, मतलब हमारे जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है, जिसको हम एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, हमारे श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है, उनके अंडर में ये बनी थी, ठीक है, कमेटी। और उन्होंने ही उनके रिकमेंडेशन से ये जो है बिल पास हुआ है, ठीक है, हमारे लोकसभा में, ठीक है, मतलब हमारे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। अब ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है और प्रीलिम्स, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से इजीली कर पाओगे, ठीक है। और आपको ये समझ में भी आ गया है और मैंने बता भी दिया है कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, प्रीलिम्स में मैंने आपको दिखा भी दिया है, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा सेकंड टॉपिक है स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्यों बनाया गया, इसके पर्पस क्या था कि भैया जो हमारी म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, और हमारे पंचायती राज के इलेक्शन होते हैं, ये कौन कराता है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। जो स्टेट है उसके एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक उसका क्या होगा, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे कंट्री के लिए, पूरे इंडिया के लिए जो स्टेट के भी इलेक्शन कराता है और लोकसभा का भी कराता है, प्रेसिडेंट का भी कराता है और वाइस प्रेसिडेंट का भी कराता है, वो आपको पता है वो कौन है, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए एक होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो वहां पर पंचायती राज के
इलेक्शन कराएगा और अर्बन लोकल बॉडीज के कराएगा, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और यही ऐसे ऐसे करके यूपीएससी जो है ना क्वेश्चन पूछेगी आपसे, ठीक है। अगर ये बातें पता होंगी तो आप आराम से इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कर पाओगे। अब ये न्यूज में क्यों रहा, देखो केज ने कर्नाटक के अंदर रिपोर्ट दी है, ठीक है। कर्नाटक के अंदर उसने बताया है कि भैया कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना कर्नाटक की, वो डिले कर रही है किसमें, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराने में, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज में आया है। तो इसके ऊपर जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है वैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और पूछ सकती है आपका, तो इसलिए आपको तैयार रखना है 2025 के लिए भी, ठीक है दोस्तों। अब एक बात और दोस्तों, ये देखो ये आपको अमेंडमेंट एक्ट पता होना चाहिए 73rd और 74th, ये किस लिए आया था और किसके लिए है, ठीक है। तो ये 1992 में आया था, और आपको पता है कि 73rd आया हमारा किसके लिए, पंचायती राज के लिए, ठीक है। और 74th हमारा किसके लिए है, बताओ जल्दी, बताओ म्यूनिसपैलिटी, ठीक है। म्यूनिसपैलिटी मतलब आपका अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो रिकमेंडेशन है किसके रिकमेंडेशन पे आएगा, ये आया था गडकरी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ये आपको पता होना चाहिए, आपके मेन से भी काम आएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ठीक है, फॉर द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या पावर है ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके आर्टिकल 243 के क्लॉज 1 से लेकर आर्टिकल 243 जेड ए तक दे रखा है, ठीक है। तो सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल और प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स है ना, एंड कंडक्ट ऑफ द ऑल इलेक्शन टू पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज, इस बात को ध्यान रखना है, रिस्पेक्टिवली शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब इनका ये ध्यान रखना है भैया, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, इनके सर्विस को, कंडीशन ऑफ सर्विस, टेन्योर ऑफ द ऑफिस, ये कौन डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है गवर्नर। तो ये आपका आर्टिकल 243 के क्लॉज 2 में बता रखी है ये बात। और रिमूव किस ग्राउंड पे होगा, तो जैसे कि स्टेट के जो हाई कोर्ट के जज होते हैं ना, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर भी जो है ना, जो स्टेट के इलेक्शन कमीशन होते हैं उन्हीं ग्राउंड्स पर ये रिमूव होंगे। और दोस्तों इनको ना गवर्नर रिमूव नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखना। कौन कर सकता है इन्हें, तो ही कैन बी रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर जो है ना यूपीएससी आपको फंसा सकती है, गेम खेल सकती है, आपको आपको डाल देगी भैया ये ही कैन बी रिमूव बाय द गवर्नर डाल देगी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगी तो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा ये रिमूव हो सकते हैं ओनली, ठीक है। और देखो फंक्शंस ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये भी आपको बताना चाहिए। तो ये डीलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना सकते हैं फॉर द लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए, ठीक है, एंश्योर फ्री फेयर रिप्रेजेंटेशन। अब ये इलेक्टोरल रोल्स बनाएंगे फॉर द लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए, ध्यान रखना, फॉर लोकल बॉडी के लिए इलेक्टोरल रोल्स बना सकते हैं ये। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी एलोकेट करेंगे फॉर द एससी एसटी के लिए, ठीक है, और ओबीसी इन लोकल बॉडी इलेक्शंस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है इन सब चीज के ऊपर, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूंगा क्वेश्चन, और इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन पे क्वेश्चन बनने के। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है चीज़ें, इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटेड टू लोकल बॉडीज, ठीक है, इंक्लूडिंग मैटर ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो इनके पास इस चीज़ की भी अथॉरिटी है कि वो डिस्प्यूट देख लें लोकल बॉडी के इलेक्शंस के, ठीक है। इंक्लूडिंग भाई किसी कैंडिडेट का डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है तो वो भी कौन देख सकता है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन देख सकता है, ठीक है। अब एक बात और, ये एडवाइस भी देते हैं गवर्नर को ऑन मैटर्स और रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ दी लोकल बॉडी इलेक्शंस, ठीक है। इस बात का ये ध्यान रखना है आपको, ये एडवाइस भी देंगे गवर्नर को, ठीक है, मैटर रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ दी लोकल बॉडी इलेक्शंस, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन। आप इसे लक्ष्मीकांत से ही पढ़ोगे, ठीक है, और मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, जो इलेक्शन पढ़ाऊंगा ना, तो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको ये ट्रिक्स फ्रेमर में। दोस्तों डिलिमिटेशन कमीशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द प्रीलिम्स। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन ही पूछ चुकी है आपके प्रीलिम्स 24 में, ठीक है। और मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको, देखो ये डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार गठित हुई है कंट्री के अंदर, तो इसका आंसर है डी, 4 टाइम्स। और इन्होंने अपडेट भी कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने पिछली साल अपडेट नहीं कर रखा था, इस बार इन्होंने अपडेट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब देखो यूपीएससी इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन और पूछ चुकी है डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर। तो इन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा कर दिया, इन्होंने ये पूछ लिया भाई डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, ये उन्होंने प्रीलिम्स 24 में पूछ लिया। अब यूपीएससी इनके बारे में जो है ना आपसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूछेगी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि फैक्चुअल चीजें वो पूछ चुके हैं ज्यादातर, ठीक है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि देखो यहाँ बता रखा है कि डिलिमिटेशन कमीशन के जो डिसीजन होते हैं वो फाइनल होते हैं और कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन अभी 2024 में न्यूज क्या बनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने किशोर चंद छंगालाल राठौड़ केस में बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते हैं उनके पास पावर होता है कि वो ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन को
रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। इफ अगर जो ऑर्डर हो ना वो मैनिफेस्टली आर्बिट्री है, आर्बिट्री मतलब वेगनेस उसके अंदर थोड़ा करप्ट प्रैक्टिस हुआ है, ठीक है, तो मैनिफेस्टली आर्बिट्री है, मतलब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली जो ऑर्डर है वो इशू नहीं करा, ठीक है, और इसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, गड़बड़ इन द सेंस मैनिफेस्टली आर्बिट्री करी गई है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो रिव्यू कर सकती है इन ऑर्डर्स को, ठीक है। तो यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अब ये भी पूछ सकता है भैया यूपीएससी की डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ईच स्टेट फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, ठीक है, दोनों के लिए करती है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने अभी करा है, ठीक है, और फिर वहाँ पर इलेक्शंस भी हुए हैं, ठीक है, स्टेट के, ठीक है। तो इतने बात आपको पता चल गई। अब देखो कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन होता है, तो भैया एक तो होंगे चेयरपर्सन इसके, और चेयरपर्सन कौन होगा, तो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा या फिर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जो नॉमिनेट करेगा कौन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा ऑफ कंसर्न स्टेट। अगर किसी स्टेट के अंदर किसी भी स्टेट के अंदर, जैसे यूपी के अंदर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, डिलिमिटेशन कमीशन बैठी है, तो उस स्टेट के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है, वो इसके मेंबर होंगे, जो मैंने अभी आपको इसमें पढ़ाया भी था स्टेट इलेक्शन कमीशन वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई, अब आगे बढ़े। हाँ एक बात और दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो दोस्तों, आपको इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है, द कॉपीज ऑफ इट्स ऑर्डर्स लेड बिफोर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंसर्न्ड, ठीक है, बट नो मॉडिफिकेशन आर परमिसिबल देयर बाय देम, ठीक है। तो जो भी ये ऑर्डर देते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, उन्होंने बाउंड्री डिसाइड कर दी, ठीक है, उन्होंने एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन भी डिसाइड कर दी कि ठीक है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने जो है एमएलए की सीट्स होंगी, कितने एमपी की सीट होगी, ठीक है, इन्होंने डिसाइड कर दिया, बाउंड्री भी डिसाइड कर दिया, ठीक है। अब ये ऑर्डर जो है कॉपी के ये किसको दे देंगे, लोकसभा को दे देंगे, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी जिस स्टेट की है उसको ये दे देंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता कोई भी, ठीक है, लोकसभा भी नहीं कर सकता, ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है, ठीक है, ये नहीं कर सकती, ठीक है। और इसके ऊपर देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछ चुकी है, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन 2012 में, ठीक है। और देखो सेम क्वेश्चन पूछा है जैसे जो मैंने पढ़ाया आपको, द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर्स। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा दोनों, ठीक है। कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट, ये भी बात है, लेकिन कब कर सकती है, जब वो आर्बिट्री हो, ठीक है, मैनिफेस्टली आर्बिट्री हो, ठीक है, ऑर्डर, तब कर सकती है कोर्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। ये 2024 में बात करी गई है, वो क्वेश्चन था 2020 वो 2012 का, ठीक है। चलो आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। ईवीएम वीवीपैट, अब देखो दोस्तों, ईवीएम ये वीवीपैट ये सब न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि आपको पता है अभी जनरल इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, ठीक है, और 2024 के अंदर, तो ये इसलिए न्यूज़ में रहा है, ठीक है। और इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया ईवीएम कौन बनाता है, ठीक है, और ईवीएम मशीन्स है क्या, ये वीवीपैट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसकी जर्नी क्या है ईवीएम और वीवीपैट की, ये आपको पता होना चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ ईवीएम और वीवीपैट ये ज़्यादा कर आपके मेंस में काम आएंगे, ठीक है। एक बात काम आएगा, ठीक है, प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन बन सकता है तो ये बैटरी के ऊपर रन कर सकते हैं, इनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ सकती बाहर से, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, बैटरी पे रन कर सकते हैं, ठीक है, ईवीएम और वीवीपैट, ठीक है। और एक बात और देखो, इसी चीज़ के ऊपर ना ये न्यूज़ में रहता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं बंदे सारे सारे अधिकतर मतलब अपोजिशन वाले ये बोलते हैं कि जो मशीन में गड़बड़ करी गई है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ करी गई है, वो प्री प्रोग्राम्ड होती है, ठीक है। तो इसको अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया है, ठीक है, और मतलब इलेक्शन कमीशन ने बोल भी रखा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसे प्री प्रोग्राम कर दो ईवीएम को या हैक कर लो, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन कनेक्शन तो होता नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होता है ये, इसके बारे में जान लो कि ईवीएम और वीवीपैट होता क्या है। तो ये 3 यूनिट्स का होता है, 3 यूनिट मतलब एक होगा बैलेंस यूनिट, एक होगा कंट्रोल यूनिट, और होगा वीवीपैट। वीवीपैट अलग मशीन होती है। वीवीपैट होता क्या है, ये आपको ना कभी भी अगर आप 18 साल के हो और आपने वोट डालने गए होंगे, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पे जहाँ भी पोलिंग बूथ है आप वोट डालने गए हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक स्लिप सी निकलती है जब भी आप वोट डालते हो ना, आपके साइड में एक स्लिप रखी होती है वीवीपैट नाम की, उसमें दिखाता है कि आपने जिस पार्टी के कैंडिडेट को वोट डाला है ना,
उसका लोगो दिखाएगा, पार्टी के कैंडिडेट का लोगो, ठीक है। ये जैसे कि अगर आपने बीजेपी को दिया है वोट, तो कमल का निशान दिखेगा आपको, ठीक है, लोटस का। और अगर आपने कांग्रेस को दिया है तो आपको हाथ का निशान दिखेगा, पंजे का, ठीक है। चलो, तो ये होता है वीवीपैट, ठीक है। उसकी एक स्लिप निकल जाएगी, ठीक है, वो दिखा देगा कि आपका जो वोट है वो सही जगह गया है नहीं गया, ठीक है। और ये लाया हो गया है ताकि फुल ट्रांसपेरेंसी हो वोटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत ना आपकी ये फुल ट्रांसपेरेंसी वोटिंग सिस्टम, ये आपके मेंस की लाइन है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रीलिम्स के लिए। भैया प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स की जो मैं बता रहा हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ईवीएम क्या है, पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। पोर्टेबल मतलब कहीं भी ले जा सकते हो आप, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो मतलब आप इसको की से कंट्रोल कर सकते हो। जो उनके पास जो वहाँ के जो ऑफिसर होते हैं वहाँ पर पोलिंग बूथ पर, वो अलाउ करता है आपको वोट डालने के लिए, ठीक है। अभी मैन्युफैक्चर कौन करता है इनका, ठीक है, कौन करता है भाई, सप्लाई कौन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाती है इसको, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूपीएससी करता क्या है, आपकी मिनिस्ट्री गलत करके दे देगा और आपसे ऑप्शन पूछ लेगा, ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है कौन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब भैया ईवीएम और वीवीपैट का सबसे पहले किसने इस्तेमाल करा सबसे ज्यादा, मतलब पूरे इलेक्शन के अंदर, ठीक है, पूरे इलेक्शन मतलब सारे पोलिंग बूथ के ऊपर, तो गोवा था फर्स्ट स्टेट यूज वीवीपैट विथ ऑल ईवीएम्स, ठीक है, ड्यूरिंग 2017 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, ठीक है। गोवा छोटा है तो भाई करना इनके लिए पॉसिबल हो गया उस टाइम पे 2017 में। अब वीवीपैट्स वर फुल्ली डिप्लॉयड हो गए 2019 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो वीवीपैट का ना पूरा इस्तेमाल करा गया 2019 के अंदर, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे ईवीएम मशीन थी जहाँ वहाँ पर वीवीपैट भी लगाया गया, ठीक है। चलो बस इतना आपको समझना है। अब इनकी जर्नी समझ लो, जर्नी ऑफ वीवीपैट। तो 1982 के अंदर जो है ना फर्स्ट यूज करा गया, ठीक है, ईवीएम मशीन का। बाई इलेक्शन हुआ था केरला के अंदर, वहां पर करा गया था, ठीक है। फिर 1989 में हमने हमने एक एक्ट लेकर आई पार्लियामेंट, ठीक है, आरपी 1951 को, उसको अमेंड करा गया, ठीक है। उसमें बोला गया परमिट कर ईवीएम यूज का, ठीक है, ठीक है। 2004 के अंदर क्या हुआ कि ईवीएम अडोप्टेड फॉर द जनरल इलेक्शंस, ठीक है। तो 2004 के अंदर जो इलेक्शन हुआ है जनरल इलेक्शन के, उन पूरे जो जनरल इलेक्शन है लोकसभा के, उन सारे पोलिंग बूथ पे जितने भी स्टेट के अंदर इलेक्शन हुए थे जनरल इलेक्शन के लिए लोकसभा के, वहाँ पर सारी जगह जो है ईवीएम का इस्तेमाल करा गया, ठीक है। 2017 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट कर दिया वीवीपैट का यूज करने के लिए, ठीक है, इन सुब्रमण्यम स्वामी केस के अंदर, ठीक है, कि आप वीवीपैट का इस्तेमाल करो, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोल दिया। चलो 2019 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, कि भैया 5 ईवीएम्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वीवीपैट होना ही चाहिए, ठीक है, ये बोला 2019 के अंदर। और 2019 के अंदर ही आपको पता है कि भैया फुल्ली डिप्लॉयड हो गया वीवीपैट, ठीक है, फॉर द जनरल इलेक्शन, ठीक है, लोकसभा की। चलो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए था, और इनमें से जो है ना थोड़ा बहुत कंटेंट आपके मेंस में भी काम आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये आपको पता होना चाहिए कि भैया ये इसकी कोई स्टेचुटरी बैकिंग नहीं है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, ठीक है। और इससे मेरे हिसाब से जो है ना ज़्यादा मतलब प्रीलिम्स का तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, और क्वेश्चन बनेगा तो स्टेटमेंट में बनेगा, ठीक है। आपसे 2-3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, कहाँ एक स्टेटमेंट मॉडल कोड कंडक्ट डाल देंगे, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब आया, तो जीनेसिस क्या है, 1960 है, ठीक है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन दी स्टेट असेंबली इलेक्शन इन केरला, ठीक है। अब ये क्या है, तो सेट ऑफ गाइडलाइंस है, ठीक है, जो ले डाउन किए हैं बाय द इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया विथ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है और इलेक्शन कमीशन के साथ इन चीज को गवर्न करेंगी, ठीक है, कंडक्ट को गवर्न करेंगी, कंडक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, ठीक है, फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, ठीक है जी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्रेशन मेंशन नहीं करा है अबाउट दी एमसीसी, इस बात को ध्यान रखना है। और आर्टिकल 324 क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन जो है इसे पावर अपने ड्राइव करती है इस आर्टिकल से, ठीक है। अब ये एमसीसी है ना कब प्रोहिबिट हो जाता है, मतलब अगर एमसीसी अगर एनफोर्स्ड होगी आपके एरिया के अंदर, तो क्या क्या एक्टिविटीज है जो प्रोहिबिटेड हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, मुझे लगता है इसको ज़्यादा समझाना चाहिए, ठीक है, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी वरना समझाने में, ठीक है। तो इसे ना हिंदी में आचार संहिता भी कहते हैं, कि आपके एरिया में अगर आचार संहिता लग गई ना, तो आप गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस नहीं कर सकते उससे पहले, ठीक है, मतलब आचार संहिता लगने के बाद गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस नहीं कर सकते, है ना, लालच नहीं दे सकते, है ना। जैसे कि अभी आपको पता है दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने
2100 रुपये देने की बात करी है महिलाओं को, वुमेन्स को, तो वो आचार संहिता लगने के बाद नहीं कर सकते, ठीक है। आचार संहिता लगने से पहले वो अनाउंस करा था उन्होंने, वो कर भी दिया, ठीक है। जो ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, ठीक है। चलो, तो एमसीसी हैज नो स्टेचुटरी बैकिंग एंड कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड अंडर कोर्ट, ठीक है। किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता अगर ये कोई इसका वोलेशन करता है तो, ठीक है। अब एक बात और, कुछ इसके अंदर जो प्रोविजंस है ना, वो हमारे बीएनएस और आरपी एक्ट के अंदर भी है, ठीक है। कि जैसे कि पब्लिशिंग करना फोर्स स्टेटमेंट अबाउट कैंडिडेट करेक्टर, ठीक है। तो ये करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा अंडर सेक्शन 123 क्लॉज 4 ऑफ आरपी 1950 के अंदर, 51 के अंदर। अगर आप फर्जी वोट डालते हो, इम्पोर्सनेशन ऑफ वोटर करते हो, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोल ऑफेंस माना जाएगा अंडर सेक्शन 172 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है इन दो चीजों का। चलो दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन ना आपका स्टेटिक का टॉपिक है, ठीक है। आप ना ये पूरा लोकसभा के इलेक्शन जो है आप अपने लक्ष्मीकांत की बुक में पढ़ते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ भी करंट अफेयर जैसा कोई चीज है नहीं, ठीक है। बस ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। एक बात और, मैंने ये पार्लियामेंट वाले चैप्टर में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, इजी ट्रिक्स टू रिमेंबर वाली सीरीज में, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको जो हाईलाइट कर रखा है ना मैंने चीजें, ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि आपको टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन या कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझा करो, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से। आप अपना डिस्ट्रिक्ट देखो, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये देखो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी एमपी की सीट है और कितनी एमएलए की सीट है, ठीक है। अब ये एमएलए की जो सीट होगी ये लेजिस्लेटिव असेंबली की होगी स्टेट की, और ये एमपी की जो सीट होगी ये आपकी लोकसभा की होगी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की होगी, ठीक है। तो ये आपका टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी और बाउंड्री को डिफाइन कर देगा, समझा देगा आपको, ठीक है। और फिर आप भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू डिसॉल्व लोकसभा एट एनी टाइम और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द 5 ईयर्स, और एक चैलेंज भी नहीं हो सकता कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी प्रेसिडेंट वाले चैप्टर के अंदर कि प्रेसिडेंट खुद से कुछ नहीं करता, प्रेसिडेंट को चाहिए होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस हेडेड बाय द पीएम, ठीक है। इसके बिना जो है प्रेसिडेंट खुद से कुछ नहीं करता, ठीक है। प्रेसिडेंट को हम क्या मानते हैं, रबर स्टैम्प मानते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिए समझने के लिए। अब एक बात और दोस्तों, हाँ एक बात और, लोकसभा का जो टर्म है हम बढ़ा सकते हैं अगर इमरजेंसी लगती है, हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है तब, तो 1 ईयर एट ए टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, एट एनी लेंथ ऑफ टाइम, बट कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज टू सीज टू ऑपरेट। तो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो 6 months के बाद हम इसको टर्म को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, वो डिसोल्व हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। अब एक बात और, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक ये हमारे पार्ट 15th में मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये किस रिलेटेड है, इलेक्शन से, ये आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लेती है यूपीएससी, ठीक है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी देखो 2024 में पूछा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पूछ लिया, ये पावर ऑफ म्यूनिसपैलिटी जो है ना वो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, 9A में, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन कौन से पार्ट में दे रखा है, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में, तो देखो 2024 के प्रीलिम्स में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल और पार्ट, ठीक है, कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शंस के आपके प्रोविजन मेंशन है, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, मैंने ना आपको ये पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, कि देखो प्रोक्रेशन और डिसोल्यूशन कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। एडजमेंट और एडजमेंट साइन कौन कर सकता है, तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर। और इससे में कौन होता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर, तो ये होता है स्पीकर, ठीक है। तो ये मैं आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, तो एक बार वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी है तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज़, देखो आर्टिकल 29 329 ये इलेक्शन के प्रोसीजर है। तो ये देखो आर्टिकल 329B, ठीक है, ये इन्वोक्ड हुआ, ठीक है, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्वोक करा आर्टिकल 329B को, और उसने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को ना हम जुडिशियल इंटरवेंशन करने नहीं देंगे इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भैया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पावर ड्राइव कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन से कर रही है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पावर दे रखी है आर्टिकल 329B के अंदर कि वो बताएगा कि भैया ये तो इलेक्शन इलेक्शन जो प्रोसीजर वाला काम है ना इलेक्शन प्रोसेस का, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है ना कि सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को वो बता रहा है कि आप इंटरवीन नहीं कर सकते हमारे 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 वाली चीज़ों के अंदर, ठीक है। अब अपना काम करिए, आपका काम है न्याय देना, जस्टिस वाला काम करना है आपका, ठीक है। इलेक्टोरल प्रोसेस में मत घुसिए आप, वो हमारा काम है, वो हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो एज पर आर्टिकल 329B में क्या बात कर रखी है, नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर
shall be quotient, ठीक है, except through an election petition filed as prescribed by law, ठीक है। तो इलेक्शन पेटिशन जो है ना पाको क्या करना पड़ेगा, पहले कोर्ट के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है, वो भी कंसर्न स्टेट के अंदर पहले, ठीक है। जब तक आप इलेक्शन पेटिशन नहीं डालते जब तक जो है आपको कुछ भी चीज़ें बताई नहीं जाएंगी इलेक्शन के बारे में, ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा आपको, आपको इलेक्शन पेटिशन डालनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर। तो इसके अंदर ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो और क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको इसके अंदर, हाँ देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला है पोनुस्वामी वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ नमक्कल कॉन्स्टिट्यूंसी इन 1952 के अंदर ये बोला है कि वंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली नोटिफाई द इलेक्शन प्रोसेस, कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन और इंटरफेयर। देखो कोर्ट ने खुद बोल रखा है कि जब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना नोटिफाई कर देगी भैया कि भैया कब कब इलेक्शन होना है, इलेक्शन प्रोसेस को नोटिफाई कर देगी, तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता उसके अंदर फिर अब, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और आल्सो इन आरपीए 1951, आरपीए मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 80 के अंदर क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि वैलिडिटी ऑफ एनी इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज और क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय फाइलिंग एन इलेक्शन पिटीशन। तो इलेक्शन पिटीशन के बिना तो भैया आपको कुछ नहीं बताया जा रहा, ठीक है। अगर आपको चैलेंज करना है वैलिडिटी इलेक्शन की तो आपको इलेक्शन पिटीशन डालनी पड़ेगी कंसर्न हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो इलेक्शन पिटीशन आर फाइल्ड इन द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट विच वाज ओरिजिनल जुरिडिक्शन ओवर देम। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है स्टेट हाई कोर्ट की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं होती। हाँ अपील कर सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट में इसके बाद, ठीक है, अपील्स लाए विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले आपको कंसर्न हाई कोर्ट में जाना होगा, इलेक्शन पिटीशन डालना पड़ेगा। अब ये इलेक्शन पिटीशन कौन डाल सकता है, तो कैंडिडेट डाल सकता है, इलेक्टर भी डाल सकता है। तो इलेक्टर कौन होगा, तो इलेक्टर तो वहीं का होगा जहाँ पर उसको जिस इलेक्शन के बारे में उसको जानकारी लेनी है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है, चैलेंज करना है, तो वहीं का इलेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नॉमिनेशन इन इलेक्शन। अब एक बात बताऊँ दोस्तों, नॉमिनेशन के बारे में यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ चुकी है, देखो तो नॉमिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। देखो 2017 में नॉमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा, और नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय, कौन करेगा नॉमिनेशन पेपर, तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, whose name appears in the electoral roll of constituency, are resident of constituency from which the election is to be contested, anyone residing in India, ठीक है। तो ये तो anyone in residing in India बोल दिया, ये तो बहुत ही वेग स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर आपको आराम से मिल रहा होगा क्या है, ठीक है। चलो अभी इसको समझते भी हैं, चलो। तो नॉमिनेशन इलेक्शन कौन करेगा, बताओ कैंडिडेट करेगा, उसको इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। तो ये प्रोविजन आपको कहाँ मिलेंगे नॉमिनेशन के, तो ये मिलेगा आपको सेक्शन 33 ऑफ आरपी 1951। अच्छा ये करंट अफेयर्स में क्यों आया, एक रिसेंटली जो है ना कैंडिडेट जो है इलेक्टेड हुआ अनअपोज टू द लोकसभा, उसका रीजन क्या था, जो अपोजिशन में था ना इसके कैंडिडेट के, उसका नॉमिनेशन पेपर जो है अपोजिशन का वो रिजेक्ट हो गया बाय द रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब उसका नॉमिनेशन पेपर, तो वो इलेक्टेड हो गया अनअपोजली, ठीक है, उसके खिलाफ मतलब कोई खड़ा नहीं हुआ तो इलेक्टेड हो गया अनअपोजली, ठीक है। तो सेक्शन 33 आरपी 1951 में बात करी गई है कि वैलिड नॉमिनेशन होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, देखो नॉमिनेशन कौन फाइल करेगा, जिसको इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, वो जो कैंडिडेट होगा इलेक्शन के लिए वो नॉमिनेशन फाइल करेगा, ठीक है। तो नॉमिनेशन वो कैसे फाइल करेगा, देखो अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट है, ठीक है, उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट मिला है, तो उसको एक प्रपोजल की जरूरत पड़ेगी बस, ठीक है। और ये प्रपोजल कौन होगा, वो वहीं का इलेक्टर होना चाहिए, ठीक है, जहाँ से उसे इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, उसके इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स वहीं के डोमिसाइल बंदा होना चाहिए, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज पार्टी के लिए वन प्रपोजल चाहिए, और अगर वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो नहीं है या फिर अनरिकॉग्नाइज पार्टी से है, तो उसको 10 प्रपोजल्स की जरूरत पड़ेगी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। अब नॉमिनेशन में क्या होता है, नॉमिनेशन में उसका नाम, उसके बायोडाटा वगैरह होगा, ठीक है। अब एक बात हो दोस्तों, इससे रिलेटेड ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है, वो जान लो, ठीक है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इलेक्शन कैंडिडेट हैव द राइट टू प्राइवेसी एज रिगार्ड्स टू मैटर विच आर नो कंसर्न टू वोटर्स आर इररिलेवेंट टू कैंडिडेट ऑफ पब्लिक लाइफ, ठीक है। जैसे कि जो इररिलेवेंट है, ठीक है, जो पब्लिक को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो उसकी पब्लिक लाइफ से चीज़ें एसोसिएटेड है, ठीक है, कैंडिडेट की जरूरी नहीं है वो उस चीज़ को नॉमिनेशन में बताए, ठीक है, तो उसके बाद राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। और राइट टू प्राइवेसी आपको कौन से आर्टिकल से मिलती है बताओ, आर्टिकल 21, ठीक है, फंडामेंटल राइट आपका, ठीक है। अब देखो सेक्शन 36 बात करता है ऑफ आरपी 1951 भैया स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन, ठीक है। अब इसी के अंदर जो है ना इस व्यक्ति का जो नॉमिनेशन पेपर है वो मतलब रिजेक्ट कर दिया रिटर्निंग ऑफिसर ने, ठीक है। अब देखो रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना डिस्ट्रिक्ट के कौन होता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता है, ठीक है। चलो एक आईएएस ऑफिसर ही होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए जो आप बनना चाहते हो, ठीक है।
और बनोगे भी। तो ये क्या करता है, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन करता है, एम्पावर करता है रिटर्निंग ऑफिसर को टू रिजेक्ट नॉमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्ट और सब्सटेंशियल कैरेक्टर। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ सब्सटेंशियल कैरेक्टर, अगर ऐसा कुछ हुआ, कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई उसके द्वारा, ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई, तो उसका जो है नॉमिनेशन कैंसिल कर सकता है रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, यह इसको पावर मिलती है आरपी एक्ट 1951 से। ठीक है, अब सेक्शन 33 बात करता है आरपी 1951 का कि भैया नॉमिनेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंटेशन ऑफ वैलिड इन्फॉर्मेशन, मतलब उसको वैलिड इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, और 36 में ये देता है रिटर्निंग ऑफिसर को पावर कि भैया उसका कैंसिल कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि आरपी 1950 के अंदर, आरपी एक्ट 1951 के अंदर ये प्रोविजंस हैं। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कि भैया कि आरपी एक्ट बात करता है नॉमिनेशन की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें मेंशन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया है आरपी एक्ट 1951, इसके अंदर मेंशन है, और सेक्शन 33 बात करता है नॉमिनेशन की। ठीक है, तो ऐसे करके यूपीएससी आपको फंसाती है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, नहीं जी, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये हमारे आरपी एक्ट के अंदर मेंशन है। ठीक है दोस्तों, और आपसे ये भी पूछ सकती है कि भैया जो रिकोगनाइज पार्टी है उसको कितने प्रपोजल की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर 1 की जगह 10 कर देगी, और इसको इसको कर देगी 100 कर देगी, 50 कर देगी, ऐसा कुछ कर देगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रीपोलिंग, अब देखो रीपोलिंग का मतलब क्या होगा, मतलब इलेक्शन हुए थे वहां पर, लेकिन कुछ ऐसा चीजें हुई, ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि वहां पर रीपोलिंग कराने की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, नीड पड़ी है, तो मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिपोर्टिंग कराई है फॉर द लोकसभा जनरल इलेक्शन के लिए। अब किन किन सर्कमस्टांसेस में रिपोर्टिंग हो सकती है यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि देखो, नेचुरल क्लाइमेट आ गई उस एरिया के अंदर, वायलेंस हो गया, तब करा सकते हैं। ड्यू टू डैमेज डिस्ट्रक्शन ऑफ दी वोटिंग मशीन्स, वोटिंग मशीन खराब हो गई वहाँ की। ठीक है, काउंटर काउंटर काउंटरमेंडिंग ऑफ इलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ बूथ कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग हो गई भैया। ठीक है, कुछ दबंगे लोग आ गए, उन्होंने बूथ कैप्चर कर लिया। ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ कैंडिडेट ऑफ रिकोगनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से है, ठीक है, कैंडिडेट, और उसकी जो है डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वहां पर जो है रिपोलिंग होगी। ठीक है, अगर वो नेशनल पार्टी से है या स्टेट पार्टी से, इस बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो, साइलेंस पीरियड। अभी देखो साइलेंस पीरियड क्या होता है, हम बोल देते हैं साइलेंस पीरियड, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में चीज मेंशन नहीं है साइलेंस पीरियड क्या होता है। ठीक है, होता क्या है, ऐसा ही है, इट इज अ बैन ऑन पॉलिटिकल कैंपेनिंग बिफोर वोटिंग। भैया मतलब वोटिंग होने से पहले जो है ना, ये आप कैंपेन नहीं कर सकते, पॉलिटिकल कैंपेन नहीं कर सकते। अब ये पीरियड कितने कितने टाइम का होता है, ये होता है 48 आवर्स बिफोर वोटिंग डे एंड एंड्स आफ्टर वोटिंग, वोटिंग पोलिंग एंड्स, है ना, मतलब 48 आवर्स बिफोर वोटिंग आपका ये साइलेंस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और खत्म कब होगा, जब पोलिंग खत्म हो जाएगी सब जगह। ठीक है, तो कुछ प्रोविजंस है, ठीक है, प्रोहिबिशंस है अंडर आरपी एक्ट 1950 के अंदर ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, ये आरपी एक्ट ना वैसे साइलेंस पीरियड के बारे में डायरेक्ट बात नहीं करता है, हाउएवर एक्ट डज नॉट यूज द टर्म ऑफ साइलेंस पीरियड। ठीक है, बट बट ये साइलेंस पीरियड हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइलेंस हो गए, सारे जने शांत हो गए, मतलब आप इलेक्शन कंपेनिंग वगैरह नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो साइलेंट साइलेंट जैसी चीज होगी ना, इसलिए हम इसे साइलेंट पीरियड बोलते हैं। तो सेक्शन 126A प्रोहिबिट करता है, ठीक है, कंडक्टिंग एग्जिट पोल एंड डिस्प्लेइंग देयर रिजल्ट। ये भी ध्यान रखना आपको कि भैया इस पीरियड के टाइम पे ना आप एग्जिट पोल वगैरह नहीं दिखा सकते, ये नहीं बता सकते कि भैया ये कैंडिडेट जीतने वाला है। ठीक है, इसका रीज़न देखो क्या हो सकता है, देखो कोई पॉलिटिकल पार्टी से है, ठीक है, और उन्होंने कोई न्यूज़ मीडिया वालों को पैसा दे दिया कि हमारे कैंडिडेट के ना फेवर में दिखा दो कि ये कैंडिडेट जीतने वाला है, तो क्या होगा, वहाँ के लोग भी जो है ना उसी फेवर में देखेंगे, हमारा हम वोट क्यों खराब करें, हम इसी कैंडिडेट को वोट डाल देते हैं ना, जीतने वाला यही है। तो इसलिए ये चीज़ प्रोहिबिट करी गई है कि आप एग्जिट पोल कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सारे पीरियड में। अब सेक्शन 126 क्लॉज 1 के अंदर प्रोहिबिट करा गया है डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स ऑफ एनी ओपिनियन पोल। ठीक है, और इन एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ठीक है, कोई ओपिनियन पोल नहीं दिखा सकते कि भाई लोगों का क्या कहना है, ये कौन जीतने वाला कौन हारने वाला, ये भी नहीं दिखा सकते इस पीरियड में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये आपके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन ही पूछ चुकी है आपसे, ठीक है, प्रीलिम्स में। और दोस्तों मैंने ये आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा भी दिया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी ना तो देख लेना। देखो
मैंने आपको इसका याद भी कराया था, इन केस ऑफ डबल मेंबरशिप एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो ये स्लाइड एक बार पढ़ लोगे ना तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि किस किस केसेस के अंदर कौन सी सीट वेकेंट होगी। ठीक है, तो मैं आपको इसको ना अभी 1 मिनट में समझा भी देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, विथ एग्जाम्पल। देखो, राहुल गांधी जी का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हम। तो राहुल गांधी जी के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, अब कांग्रेस से हैं तो इन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा 2024 में। ठीक है, लोकसभा के अंदर वायनाड केरला से और सेकेंड सीट यूपी से कानपुर से। अब ये दोनों जगह जीत गए। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से वायनाड वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है ना रेजिग्नेशन दे दिया और कानपुर से समय ये एमपी है। ठीक है, अब ये वायनाड वाली सीट ना इन्होंने दे दी अपनी बहन को। ठीक है, अब इनकी बहन का यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ, इनकी बहन भी जीत गई। ठीक है, प्रियंका वाड्रा। अब एक बात और, ये इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन में है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप देखो आरपी एक्ट के अंदर क्या बात कर रखी है मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेट करेगा। ठीक है, कंडक्टिंग इलेक्शंस है ना, मैनर वगैरह को ये सब देखेगा पार्लियामेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर कर रखा है पार्लियामेंट को। ठीक है, तो उसके अंदर ये भी आता है कि कंटेस्टिंग फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, तो उसने आरपीए मतलब पार्लियामेंट ने आरपीए एक्ट लेकर आई 1951 और इसके अंदर इन्हें प्रोविजन डाले। तो भैया 1996 तक तो ना कोई लिमिट नहीं थी कि मतलब एक कैंडिडेट कितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। देखो अभी ऐसा था इसलिए, अब देखो जो पीएम का जो कैंडिडेट है ना, ऐसा हो सकता है कि ये 3-4 जगह से ये इलेक्शन लड़ा और ऐसा हो सकता है कि चारों जगह ये हार गया। अब पीएम बनना नहीं सीखा था तो पीएम कैसे बनेगा, ये बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बन सकता है लेकिन केवल 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, वो भी इसके पास वोटिंग राइट नहीं होगी पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोविजन डाले गए कि भैया कोई पीएम कैंडिडेट है तो इसको मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने का राइट दिया जाए। ठीक है, या फिर बाकी सारे एमपीज को भी, ताकि ऐसा हो अगर ये 2-3 जगह से हार जाता है तो एक जगह भी जीत गया ना तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। ठीक है, और आराम से ये पीएम कैंडिडेट बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया है। ठीक है, समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अब दोस्तों आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सुनिए पता भी होना चाहिए आपको। और अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, देखो फिल्म्स के अंदर मैं आपको उसके अंदर क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। इसके ऊपर डबल मेंबरशिप के ऊपर क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो मैं दिखा भी देता हूँ। ये रहा, देखो ये रहा 2021 में यहाँ रखा है इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी रखा है कि ये रहा, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम द कंटेस्टिंग इन वन लोकसभा फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स ऑफ कैंडिडेट, ये सब वगैरह। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लेना और इसको एक बार आप ट्राई करना सोल्व करने की। इसके बाद वैसे आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था, यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस पर दोबारा क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना कि 1996 तक तो कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन अब लिमिट है। अब एक कैंडिडेट जो है ना कॉन्टेस्ट कर सकता है सिर्फ 2 सीट से। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एक बात और ध्यान रखना इसके अंदर। ठीक है, कैंडिडेट कैन होल्ड ओनली 1 सीट एट अ टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए मैंने आपको अभी ये स्लाइड दिखाई दी कि भैया उसकी एक सीट जो है वैकेंट जाएगी, उसकी एक सीट वैकेंट होगी और एक सीट से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। ठीक है, उसके अंदर मैंने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, अब इफ अ कैंडिडेट विन्स फ्रॉम 2 सीट्स बाय इलेक्शन इज नेसेसरी फ्रॉम द सीट, ये तो मैंने आपको समझा दिया राहुल गांधी का केस देकर। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो इस तरीके से पढ़ते हैं ना तो चीज़ें याद रहती हैं आपको और भूलते भी नहीं हो। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं होम वोटिंग। अब ये होम वोटिंग क्या है, देखो अब ये होम वोटिंग इसलिए लाया गया कि मोटो है इलेक्शन कमीशन का कि नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। कोई वोटर ऐसा हो जो वोट न डाल पाए। ठीक है, उसकी डिसेबिलिटी की तरह। ठीक है, जो फिजिकली डिसेबल व्यक्ति होते हैं वो वोट नहीं डाल पाते, भैया पोलिंग बूथ तक जाना उनके लिए भारी पड़ जाता है। तो ऐसा करा गया कि होम वोटिंग हो, घर से ही वोट डाल सकें। ठीक है, जनरल इलेक्शंस में अपने स्टेट असेंबली वाले इलेक्शंस के अंदर वो घर से वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा, तो वोटिंग फ्रॉम होम टेक्स प्लेस। ठीक है, पोस्टल बैलेट से दी जाएगी वोटिंग। ठीक है, सिक्रेसी ऑफ वोटिंग रहेगी। ठीक है, और इस चीज़ का ध्यान रखना सिक्रेसी ऑफ वोटिंग रहेगी इसके अंदर भी, और पोस्टल बैलेट से वोटिंग होगी। ठीक है, अब इसके बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे, किस किस को ये राइट दिया गया है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी को दिया है 40% का बेंचमार्क डिसेबिलिटी होना चाहिए, उन्हें वही दे पाएंगे, और सीनियर सिटीजन एज्ड अबव 85 ईयर्स। अब देखो यूपीएससी क्या खेल करेगी, आपको 85 ईयर्स की जगह यहाँ पर दे देगी 75 ईयर्स। ठीक है, या दे देगी 65 ईयर्स। ठीक है, तो आपसे खेल खेल सकते हैं यूपीएससी। तो ध्यान रखना 85 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को ये बेनिफिशियरी हो सकते हैं होम वोटिंग का। ठीक है, अब एक बात और दोस्तों, होम वोटिंग ना थोड़ा यूएसए से भी याद करो। यूएसए के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन है
कि वो घर से वोट डाल सकते हैं? यस है, वो मेल के थ्रू भी वोट डाल सकते हैं यूएस के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। अब एक बात और देखो, मल्टी कॉन्स्टिट्यूशन रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एक ये भी है, जिससे क्या होगा, जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, जैसे कि यूपी बिहार से जो माइग्रेंट वर्कर हैं दिल्ली में आके काम कर रहे होते हैं, ठीक है, दिल्ली में आके काम कर रहे होते हैं, अब दिल्ली में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ये लोग, अब होता क्या है, माइग्रेंट वर्कर्स जब भी इलेक्शंस होते हैं, या फिर महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लो, महाराष्ट्र में भी जाके काम करते हैं, तो बिहार में और यूपी में इलेक्शन है, तो घर तो उनका बहुत दूर है, ठीक है, और वहीं के ये वोटर्स भी हैं, उनके वोटर लिस्ट में नाम भी है, तो ये वोट कैसे डालें, काम छोड़ के तो जा नहीं सकते, ठीक है, वोट डालने के लिए। तो एक प्रोविजन डाला गया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करा कि भैया मल्टी कॉन्स्टिट्यूशन रिमोट कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई गई, ठीक है, आरवीएम भी कहते हैं इसे। इसने क्या करा कि माइग्रेंट वर्कर्स जो है ना, अपना जो वोट डाल सकते हैं, ठीक है, ऑफ द करंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जहां पर वो रह रहे हैं वहीं से वो डाल सकते हैं, ठीक है, अगर उनके जहां पर वो इलेक्टर हैं, है ना, वोटर हैं, वहां का वो वोट डाल सकते हैं जहां पर अभी इस समय रह रहे हैं करंटली, ठीक है, जैसे कि यूपी बिहार का कोई अगर कोई मजदूर है, ठीक है, माइग्रेंट है, ठीक है, और वो दिल्ली या महाराष्ट्र में रहता है, महाराष्ट्र के अंदर भी वो वोट डाल सकता है, ठीक है, अपना बिहार कॉन्स्टिट्यूंसी का, ठीक है, अपने यूपी कॉन्स्टिट्यूंसी का, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज जो है ना यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है इनके ऊपर, ठीक है। चलो, ये पोस्टल बैलेट क्या होता है, तो ये अलाउ करता है वोट्स को बिंग सेंड बाय पोस्ट, ठीक है, तो पोस्टल बैलेट इसकी नाम है, पोस्ट बैलेट, बाय पोस्ट वो अपना वोट डाल सकता है, ठीक है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए इसके लिए होम वोटिंग में, ठीक है, और ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब एक बात और, एक होता है सर्विस वोटर्स इंक्लूड, देखो सर्विस वोटर्स क्या होते हैं, ये प्रॉक्सी वोट डालते वोटिंग डालते हैं, क्यों भाई, देखो आर्म फोर्स और पुलिस वालों की इनकी ड्यूटी लगी होती है, ठीक है, इलेक्शन वाले डे, तो ये वोट कैसे डालेंगे, ठीक है, क्यों, क्या होता है, देखो जैसे कि एग्जाम्पल के देख लो, यूपी का कोई डिस्ट्रिक्ट है, ये दिल्ली दिल्ली के और पुलिस वाले, उनकी ड्यूटी यूपी में लगी हुई है और यूपी वालों की दिल्ली में ड्यूटी लगी हुई है ना, अब इलेक्शन है दोनों जगह, तो वो वोट कैसे डालेंगे अपने अपने एरिया का, अपने एरिया में वोट कैसे डालेंगे, ठीक है, उनका भी तो राइट है, वोट का राइट टू वोट है इनके पास। तो इनको ना हम क्या करते हैं, इनको एलिजिबिलिटी देते हैं कि आप ना अपना वोट डाल सकते हो, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट डाल सकते हो, ठीक है, थ्रू सर्विस वोटर्स, ठीक है, तो होगा क्या, इनकी वोटिंग पहले करा लेते हैं, ठीक है, बाई ईवीएम के मशीन द्वारा, ठीक है। चलो, बस इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे इलेक्शन के 2 टॉपिक बचे हैं, ठीक है, तो आपको ना फॉर्म 17C बस इतना पता होना चाहिए है क्या, और ब्रेली सिग्नेचर क्या है, ठीक है, तो पहले फॉर्म 17C से देखते हैं। देखो फॉर्म 17C के बारे में ना इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि वो परमिट नहीं करेंगे, ठीक है, फॉर्म 17C का डाटा, ठीक है, ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि पोलिंग ऑफिशियल्स नहीं है, ठीक है, ये पोलिंग एजेंसी के एंटिटी नहीं है, उनके साथ ये शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। उसका एक रीज़न है, देखो ये डाटा जो है ना किसी की प्राइवेसी है, ठीक है, तो ये सब वो शेयर नहीं करेंगे जो इलेक्शन का पार्ट नहीं है, जो पोलिंग ऑफिसर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो फॉर्म 76 क्या ना, दो पार्ट में इसका डाटा होता है। फर्स्ट पार्ट में होता है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स, ठीक है, असाइन टू द बूथ, है ना, वोटर्स वो डिसाइड नॉट टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज, वोटर्स नॉट अलाउड टू वोट, ठीक है, बस इतना समझो। और सेकंड पार्ट में होता है इन्फॉर्मेशन लाइक नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द टोटल वोट्स दे रिसीव्ड, ठीक है, नेम ऑफ द कैंडिडेट होता है और जितने उनको वोट्स पड़े हैं इलेक्शन के अंदर, ठीक है, तो ये होता है फॉर्म 17C के अंदर डाटा, ठीक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। और ये डायरेक्शन किसके अंडर में दिया जाता है, तो कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल्स ऑफ 1961, बस इतना ही। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा तो इसके अंडर में बचेगा, इससे बाहर नहीं। चलो, अब ब्रेली सिग्नेचर क्या होता है, देखो इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ पुडुचेरी ने प्रोवाइड कराया ब्रेली सिग्नेचर को इन इंग्लिश और तमिल के अंदर, इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर, ईवीएम्स के अंदर, इन ऑल 967 पोलिंग स्टेशन के अंदर, ठीक है। अब एक बात और दोस्तों, ये ब्रेली सिग्नेचर से आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है, ठीक है, तो ये उनको एनेबल कर देगा ब्लाइंड वोटर्स को टू पार्टिसिपेट इंडिपेंडेंटली एंड कॉन्फिडेंटली इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक है, ताकि वो अब आराम से ब्रेली सिग्नेचर में उनको वो जो स्टडी होती है उस हिसाब से वो इंडिपेंडेंटली, ठीक है, अपने कॉन्सेंसस से अपने जो अपना वोट डाल सकते हैं, ठीक है, अपना जो कैंडिडेट है वो चुन सकते हैं अपने कॉन्सेंसस से, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली पार्ट कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, ठीक है, उनको ये नहीं लगा कि उनसे कोई वोट डलवा दे रहा है, ठीक है। तो आपको आगे बात समझ में ये चीज़ें। अब देखो ये हमारा इलेक्शन वाला खत्म हो गया, अब हम पढ़ते हैं फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। अब एक बात बताओ दोस्तों, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में ना मैं ये सब चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में देखा जाए तो करंट अफेयर्स में पता क्या चीज़ है, बस ये एक लाइन है, देखो आपकी न्यूज के लिए एक लाइन है, द ईयर 24 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द 15th ईयर
सीन द इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी ऑन दी जून 25 1975। तो जून 25 को इंटरनल इमरजेंसी लगी थी। तो इंटरनल इमरजेंसी से क्या क्या प्रोविजन जो हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के अंदर, जो पार्लियामेंट है कैसे वर्क करता है, स्टेट लेजिस्लेचर कैसे वर्क करता है, इसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको ये इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। तो स्टेटिक पोर्शन है ये दोस्तों, तो आपका रिवीजन ही होगा ये, ठीक है। तो देखो इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी वर्ड, ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी वाज इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि हमने वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने लिया कि भैया अगर इमरजेंसी लगेगी, नेशनल इमरजेंसी कंट्री में हमारे, तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। सस्पेंड हो जाएंगे, ध्यान रखना। सस्पेंड मतलब वो क्या होगा, उस टाइम पे ये क्या नहीं होगा, एनफोर्सेबल नहीं होगा फंडामेंटल राइट, ठीक है। अभी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते। आपको मैंने पढ़ाया था कि आर्टिकल 20 और 21 ये कभी भी जो है सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है, कोई सी भी इमरजेंसी लग जाए, नेशनल इमरजेंसी। और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक ये सारे क्या है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करता है। और पार्ट इसमें 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रीलिम्स के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, प्रीलिम्स 24 में, ठीक है। अब टाइप ऑफ इमरजेंसी के अंदर हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट रूल पढ़ेंगे और फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ेंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 बात करता है, ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर कुछ भी थ्रेट आता है तो, और ये अभी तक हमारी कंट्री में नहीं लगी है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल बात करता है आर्टिकल 356 के अंदर, और एक तो होता है 365, ठीक है। तो ये भी प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मशीन फेलियर होगा तो आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल हो सकता है स्टेट के अंदर। और नेशनल इमरजेंसी दो ग्राउंड के ऊपर लगता है, ठीक है, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी भी कहते हैं, और आर्म रिबेलियन, ठीक है, जिसे हम इंटरनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कौन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। और प्रोक्लेम करने के लिए इमरजेंसी के लिए आपको दोनों हाउस के अंदर ना ये इमरजेंसी को पास कराना पड़ेगा, ये रेजोल्यूशन को पास कराना पड़ेगा, ठीक है, विद इन 1 मंथ ऑफ द इशुएंस, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, इमरजेंसी जो है ना वो 6 मंथ तक के लिए फोर्स में रहेगी, और ये एक्सटेंड हो सकती है इंडेफिनेटली विद द पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ एवरी 6 मंथ्स, ठीक है। और ये प्रोविजन कब एड हुआ था, तो ये हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, ठीक है। अब देखो ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं स्टेटिक रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, देखा जाए तो स्टेटिक रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, अगर लोकसभा डिसोल्व हो जाती है, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो अब दोनों हाउस के अंदर भैया प्रोविजन ये रेजोल्यूशन को पास करना था, ठीक है, दोनों हाउस के अंदर रेजोल्यूशन को पास करना था। अब लोकसभा डिसोल्व हो गई तो अब राज्यसभा बची, तो राज्यसभा कर सकती है पास, हाँ कर सकती है। लोकसभा कब करेगी पास फिर, तो लोकसभा तब करेगी जैसे कि लोकसभा न्यू फॉर्म हुई, तो ठीक है, तो प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स अप टू द 13 डेज, ठीक है, 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ लोकसभा, ठीक है। इस बीच में अगर लोकसभा क्रिएट हो जाती है, ठीक है, न्यूली फॉर्म हो जाती है, तो 30 डेज के अंदर उस लोकसभा को भी इस बिल को पास करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोक्लेमेशन को पास करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। इन मीन टाइम अगर राज्यसभा अगर उसे पास कर देता है तो इमरजेंसी चलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको इमरजेंसी का चैप्टर में पढ़ा रखा है। अब तो रिवोकेशन मतलब इमरजेंसी हटाना है तो कौन हटा सकता है, प्रेसिडेंट कैन रिवोक द प्रोक्लेमेशन ऑफ एनी टाइम, ठीक है, प्रेसिडेंट कभी भी रिवोक कर सकता है इमरजेंसी को, ठीक है। अब लोकसभा भी कर सकती है, अब लोकसभा जो है पास करती है रेजोल्यूशन टू डिसअप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी बाय सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। चलो अब देखो कुछ चेंजेस आए थे आफ्टर, जब ये इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है, जून 25 में, ठीक है, 1975 में। तो उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1978 के अंदर, और कुछ चेंजेस लाए गए कि भैया इमरजेंसी जो प्रोक्लेम्ड होगी ना ऐसे नहीं होगी जैसे इंदिरा गांधी जी ने कर दिया था उस टाइम पे, ठीक है। तो रिटर्न अप्रूवल चाहिए, ठीक है, जब भी इमरजेंसी लगानी होगी नेशनल इमरजेंसी, तो रिटर्न अप्रूवल चाहिए किसकी, ठीक है, कैबिनेट टू प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम के द्वारा प्रेसिडेंट को मिलनी चाहिए, ठीक है, रिटर्न अप्रूवल, ठीक है, तब जाके जो प्रेसिडेंट है इमरजेंसी को प्रोक्लेम करेंगे, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड होते हैं अगर इमरजेंसी में, तो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ, तो आर्टिकल 359 बात करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 359 बात करता है कि राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस, ये आपका आर्टिकल 20 है, और राइट टू लाइफ आपका, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 21 है, जो मैंने बताया था, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, रिमेन एनफोर्सेबल ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये आर्टिकल 359 बात करता है, ठीक है, कि ये दो आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है। अब टर्म ऑफ द लोकसभा जो है ना ये 5 ईयर्स का हो गया फ्रॉम 6 ईयर्स बाय अमेंडिंग आर्टिकल 83 और इन 172, ठीक है, ये मतलब उस टाइम पे हुआ था
44th अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। चलो अब ये मैंने आपको याद भी कराया था, देखो आर्टिकल 352 356 कैसे याद रखोगे, 360 इनके बीच में डिफरेंस होता है 4 का, ठीक है। और 365 और 356 कैसे याद रखोगे, तो इसको पलट दो, 5 6 हो 65 कर दो, तो ये सारे क्या है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है, ठीक है। तो मैंने इसको समझाया भी था आपको, ठीक है। दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको एंटी डिफेक्शन लॉ ना पढ़ा चुका हूँ, याद भी करा चुका हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है आपसे, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी, पहले हम चलते हैं कि जो मैंने आपको याद कराया था, ठीक है। अब देखो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या ऐड किया था, तो हमने 10th शेड्यूल ऐड किया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब 10th शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है कि भैया डिफेक्शन क्या कहलाएगा, ठीक है, डिफेक्शन के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये। अब इसको याद कैसे कराया था मैंने आपको, मैंने कहा था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, तो आपको क्या करना है, 5 into 2 करना है, तो 10th शेड्यूल ऐड हुआ था, ठीक है। चलो अब ये 1985 में आया था, ये भी याद रहेगा आपको। अब इसके अंदर मैंने एक चीज और बताई थी कि भैया डिफेक्शन के जितने भी डाउट डिस्प्यूट होंगे ना, इसके अंदर कौन डिसाइड करेगा, ये स्पीकर डिसाइड करेगा, ठीक है। और ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बताया था कि 10th शेड्यूल के अंदर कौन कौन से डिस्क्वालिफिकेशन माने जाएंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। मतलब डिस्क्वालिफिकेशन एमपी या एमएलए का किस ग्राउंड्स के ऊपर होगा, ठीक है। चलो तो ये ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अभी पढ़ लेते हैं हम VVIN से, ठीक है। तो अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए है वॉलंटरी गिव कर देता है अपनी मेंबरशिप को, ठीक है, या फिर वोट या अब्सटेन कर देता है फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्रेरी टू पार्टी, जब व्हिप इशू होता है ना, ये भी मैंने आपको पार्लियामेंट में पढ़ाया था कि व्हिप के अकॉर्डिंग अगर आपने काम नहीं करा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने या एमएलए ने, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मेंबर जो है ना ज्वाइन कर लेते हैं एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, आफ्टर इलेक्शन, जब वो जीत जाते हैं, ठीक है, तब। अब कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और वो ज्वाइन कर लेते हैं एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। और इस पे देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ रखा है, ठीक है। अब देखो अब आते हैं हम PT 65 पे अपने। अब देखो इसके अंदर जो भी मैंने पढ़ाया ना ये सब कवर हो गया आपका। देखो मैंने कहा था 10th शेड्यूल ऐड हुआ आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं, ठीक है, स्पीकर बताया था मैंने अभी आपको। और मैंने ये भी बताया था कि भैया जो स्पीकर डिसाइड करता है ना वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता। और ये सुप्रीम कोर्ट ने यूहोतो होलोन केस में 1992 में बताया कि स्पीकर डिसीजन अंडर एनी डिफेक्शन लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये मैंने नहीं पढ़ाया अभी आपको। एक्सेप्शन क्या है कि लॉ अलाउज अ पॉलिटिकल पार्टी टू मर्ज विथ और इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइडेड दैट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर इज इन फेवर। देखो अभी महाराष्ट्र में आपने पढ़ा होगा शिवसेना वाला केस, ठीक है, कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवसेना का स्प्लिट हुआ, ठीक है। 2/3 मेंबर्स जो थी ओरिजिनल पार्टी वो स्प्लिट हो गए, ठीक है, एक नई शिवसेना बनती है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र वाले केस से आपको स्प्लिट वाला याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब ये एक एक्सेप्शन है, इसके अंदर जो है ना डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा मेंबर्स का, जो अगर 2/3 ऑफ जो लेजिस्लेचर है वो अगर मर्ज कर जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से या फिर न्यू फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज स्पीकर, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो यूके में पता क्या होता है, जो स्पीकर होता है ना वहां पर हाउस का, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना बिलोंग नहीं करता। क्यों, ताकि स्पीकर जो है ना स्पीकर को यहाँ पर एज ए न्यूट्रल माना जाता है कि भैया स्पीकर किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होगा तो किसी के फेवर नहीं लेंगे या फिर किसी अगेंस्ट नहीं होंगे, ये न्यूट्रल होंगे, इनका काम भी न्यूट्रल होना चाहिए इस हाउस के अंदर, ठीक है, सबके लिए इनके लिए बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये होता क्या है कि हमने जो है ना इस डिफेक्शन के अंदर एक चीज उठा ली कि हमने कहा भैया जो स्पीकर होता है ना या चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ठीक है, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो रिजाइन दे सकते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है, या फिर उसको पॉलिटिकल पार्टी छोड़ सकते हैं, ठीक है, गिव अप कर सकते हैं। और बाद में जब वो स्पीकर का वाला भूमिका निभा लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, तो वो बाद में रिज्वाइन कर सकते हैं पार्टी एज ए डिमेट्स द पोस्ट, ठीक है। जब वो स्पीकर नहीं रहते तो वो दोबारा से पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बस इसलिए कराया ताकि ताकि न्यूट्रलिटी बनी रहे, ठीक है, हाउस के अंदर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक बात और, इस लॉ के अंदर ना, ठीक है, एनी डिफेक्शन लॉ के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं बताया कि स्पीकर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है ना एनी डिफेक्शन केस कब हायर करेगी, कब सुनेगी, ठीक है। क्योंकि देखो डिफेक्शन कोई कर रहा है, ठीक है, कोई भी डिफेक्शन कर रहा है, इनमें से कोई कुछ भी करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन हैपन इफ VVIN, ठीक है। तो अगर VVIN में ये जो केस है ना ये स्पीकर डिसाइड करेगा फाइनल, ठीक है। और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ फाइनल कि स्पीकर कब डिसाइड करेगा,
ठीक है। तो इसके लिए ना ये केस हुआ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, ये है केस हम मेघाचंद्र सिंह 2020, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशंस है ना अंडर 10th शेड्यूल शुड बी नॉर्मली बी डिसाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months, शुड बी नॉर्मली, इन्होंने बोला कि नॉर्मली 3 months के अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ देयर फाइलिंग, ठीक है। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है, जुडिशियल ये जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है, इन दोनों बातों को भी ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना 10th शेड्यूल आपका कौन से कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से ऐड हुआ, ठीक है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंदर डाउट और डिस्प्यूट को देखते हैं, फाइनल वर्डिक्ट इनकी होती है, ठीक है। और किन किन केस के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन होगा ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और ये मैं आपको याद करा दिया अभी के भी, देखो बहुत ही आसानी से याद करा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ, देखो मैंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पढ़ाया था कि भैया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और सिंगल ट्रांसफर वोटिंग होती है किन किन में, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव काउंसिल में और वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है। ये मैंने आपको याद करवाया था, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भैया डिफरेंस क्या है फर्स्ट पार्ट ऑफ पोस्ट सिस्टम जो लोकसभा के लिए होता है, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन के लिए होता है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमारा होता है किसमें, अभी मैंने पढ़ाया आपको, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्यसभा, ठीक है। चलो अब देखो इनके अंदर मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देखो फर्स्ट पार्ट ऑफ पोस्ट सिस्टम के अंदर सिंपल मेजोरिटी सिस्टम होता है ये, ठीक है, जो सिंपल मेजोरिटी ले लेता है उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। अच्छा, इसमें स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स होते हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज आते हैं, ठीक है। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, तो एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, इसके अंदर मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ठीक है, फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देखो अगर कोई कैंडिडेट है ना, अगर उसने 50% प्लस वन वोट भी सिक्योर नहीं करा ना, है ना, मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीता नहीं है, जीतेगा नहीं, मतलब वो बाकी कैंडिडेट से एग्जाम्पल दे रहा हूँ ए बी सी डी, ठीक है, 4 कैंडिडेट है हमारे, 4 कैंडिडेट है, और इनमें से सबसे ज्यादा जिसको वोटिंग पड़ गई, एक वोट प्लस लिया है ना बाकी 3 से, तो वो जीत जाएगा, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ पोल सिस्टम, ठीक है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, सीट्स इन लेजिस्लेटिव प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स देखे जाते हैं यहाँ पर कि फेवर में कितने पड़े, ठीक है उसके। अब देखो एग्जांपल्स आपको बताना चाहिए, यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया, इन सब में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर फर्स्ट पार्ट ऑफ पोल सिस्टम है, ठीक है। इसराइल और नीदरलैंड में यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। अभी बेनिफिट्स और ये कंसर्न या आपके मेंस के लिए है दोस्तों, ठीक है, आप इसे पढ़ लेना। अब टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही। जैसे कि सिंगल ट्रांसफर वोटिंग होती है, तो आपको पता है ना हमारे सिंगल ट्रांसफर वोटिंग किस होती है, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट में, ठीक है। और वोटर्स रैंक कैंडिडेट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, हमारे ऑर्डर प्रेफरेंस देखी जाती है, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम हमारे पास है। एक लिस्ट सिस्टम होता है, दूसरा होता है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, ठीक है। हमारे काम को तो ये सिंगल ट्रांसफर वोटिंग है क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पार्लियामेंट्री कमेटीज ना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपके 2024 के प्रीलिम्स में भी ना इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है एथिक्स कमेटी के ऊपर, ठीक है, एथिक्स कमेटी इन दी लोकसभा। देखा जाए तो ये क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते थे, पूछो कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेन रिलेटिंग टू द अनएथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। अब देखो सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है केवल लोकसभा के मेंबर ही कंप्लेन कर सकते हैं ऑफ अनएथिकल कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है। कैसे भैया, राज्यसभा भी तो पार्लियामेंट का पार्ट है ना, तो उसके मेंबर ही कंप्लेन नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप सेकंड जैसे रॉन्ग करते हो तो आपका आंसर आया था 1 and 3, ठीक है, जैसे आप सेकंड वाले को काटते हो, ठीक है। तो ये आराम से आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे पेपर में, ठीक है। अब एक बात और, देखो पार्लियामेंट कमेटीज के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, वही पढ़ना है आपको, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको, बिल्कुल डेप्थ में नहीं आना है कि पार्लियामेंट कमेटीज के सारे फंक्शन जानने लगो, ठीक है। अभी आपको मैंने दिखा दिया यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में जान लो, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटीज अपॉइंट कौन करेगा, इसके अंदर मेंबर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, नॉमिनेटेड कैसे होते हैं, तो इट मीन्स का कमेटी इन विच अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस, ठीक है, और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, ठीक है। ये तो इलेक्टेड मेंबर होंगे जो हाउस के अंदर ही इलेक्टेड होकर आ जाएंगे कमेटीज के अंदर, या तो नॉमिनेट करेंगे कौन, स्पीकर, ठीक है। और ये कमेटीज जो है वर्क अंडर करेंगे किसके, डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर के अंडर, ठीक है। तो स्पीकर ही कौन होता है बताओ, आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना हाउस का, ठीक है। तो
स्पीकर के डायरेक्शन के अंदर भी काम करेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात और देखो, आर्टिकल 105, ठीक है, डील करता है विद प्रिविलेज ऑफ एमपीज, ठीक है, और आर्टिकल 118 देता है पार्लियामेंट को अथॉरिटी टू मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो आर्टिकल 105 और 118 से जो है पार्लियामेंट अपना क्या लेती है, अथॉरिटी लेती है ना, कि वो रेगुलेशन और प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए वो रूल्स बना सकती है, ठीक है। चलो, तो इतने बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आर्टिकल 105 में दे रखा है एमपीएस को क्या, प्रिविलेज, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब देखो टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज, एक होती है एडहॉक कमेटीज जो टेम्परेरी होती है, और एक होती है स्टैंडिंग कमेटीज जो परमानेंट होती है, रेगुलर कमेटीज होती है। अब एडहॉक से आपको समझ में आ रहा होगा भैया कुछ स्पेसिफिक काम के लिए आई होंगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है ये, ठीक है, अपॉइंटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। जब ये काम खत्म हो जाता है तो इनका टास्क, तो ये भी खत्म, मतलब ये कमेटीज भी अपने आप ही सीज हो जाती हैं, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल देख लेना यहाँ पर। चलो अब आगे देखो, परमानेंट वाले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमानेंट के अंदर कौन कौन से स्टैंडिंग कमेटीज है, जैसे कि फिनेंशियल कमेटीज मिलेंगी आपको, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज मिलेंगे, डीआरएससी। अच्छा एक बात और, ये आप लक्ष्मीकांत में ही पढ़ते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसके बारे में जान लो। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो इससे पता चल रहा है कि अकाउंट्स के बारे में जानेंगी, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ठीक है, ओरिजिन कहाँ है इसका, तो 1921 में आया, ये सेटअप हुआ। मोंटेग्यू चेस्टनट रिफॉर्म आए थे, आपको पता होगा 1919 में आए थे, ठीक है। तो यह वहां से निकला है, और इसके अंदर जो है ना 22 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, इस चीज का ध्यान रखना है। 22 मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकते, 15 होंगे फ्रॉम लोकसभा और 7 कहाँ से होंगे, तो राज्यसभा से होंगे, ठीक है। काम क्या है इनका, काम भी ध्यान रखना है आपको, इनका ऑडिटिंग करने का काम है, ऑडिटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नाम से पता चल रहा है अकाउंट्स को देखते हैं ये, पब्लिक अकाउंट्स को, ठीक है। अब एस्टिमेट कमेटी, अब एस्टिमेट मतलब एस्टिमेशन करना, तो ये कब आए फर्स्ट टाइम, इन 1950। 30 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये सजेस्ट करते हैं अल्टरनेटिव पॉलिसी टू ब्रिंग आउट एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कैसे एफिशिएंसी लाई जाए, ये उसकी एस्टिमेट कमेटी जो है सजेस्ट करती है, बस इस चीज को ध्यान रखना, बस इसका काम ये होता है। अच्छा दोस्तों, एस्टिमेट्स कमेटी का ना एक और काम है, ये एग्जामिन करती है कि जो मनी जो एलोकेट हुआ है ना मिनिस्ट्रीज को, ठीक है, उन पॉलिसीज के अंदर इसका सही से इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ, इस चीज का एस्टिमेट्स करना भी काम किसका होता है, एस्टिमेट कमेटी का होता है। अब देखो थर्ड देखो, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, जो यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर जो है ना, ये रीइलेक्ट हो गया एज चेयरपर्सन ऑफ द पीएसओएल, ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब ये 1976 में आई थी, ठीक है, और किस साल एक्ट से आई थी, तो ये आई थी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1970 और 1963 से। अब इसने अडोप्ट क्या करा, हिंदी को अडोप्ट करा फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस, इतना ध्यान रखना है बस आपको। इसके अंदर मेंबर्स कितने होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, बस इतना ध्यान रखना है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं। फंक्शन क्या है, तो फंक्शन करना है इनका काम, रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन हिंदी फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ये प्रोग्रेस को देखती है कि हिंदी जो है ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है नहीं हो रहा सही से फॉर द यूनियन, और ये रिकमेंडेशन को सबमिट करती है किसको, प्रेसिडेंट को, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर यूपीएससी खेल खेल सकती है, तो इसका ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट को ये रिकमेंडेशन देती है, ठीक है, ये पार्ट, ये कमेटी। चलो, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था ना, आर्टिकल 105 डील करता है प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज, ठीक है, कि एमपीज के क्या प्रिविलेजेस होंगे, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये देखा गया कि भैया जो 12 अपोजिशन मेंबर्स है ना, वो मिसकंडक्ट के अंदर मतलब गिल्टी पाए गए हैं, ठीक है, डिसप्लिन दी हाउस ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो ये प्रिविलेज है, अगर उन्होंने गलत इस्तेमाल करा है, तो ये कमेटी का काम क्या होता है, यही चीज़ें देखना होता है, ठीक है। तो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा का काम क्या है, रिस्पॉन्सिव फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग एंड एड्रेसिंग ब्रीचेस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच हुआ है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना काम किसका होता है, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा। ऐसी लोकसभा के लिए भी होगी, ठीक है, मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो उसके लिए कितने मेंबर होते हैं, 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं बाय द राज्यसभा चेयरमैन, ठीक है। तो राज्यसभा के चेयरपर्सन जो होते हैं कौन होता है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो वही 10 मेंबर नॉमिनेट करेंगे इसके अंदर, ठीक है, राज्यसभा के अंदर। लोकसभा का देख लो, इन केस ऑफ लोकसभा प्रिविलेज कमेटी कंसिस्ट 12 वो 15 मेंबर्स, ठीक है। तो लोकसभा बड़ी है, तो लोकसभा के अंदर 5 मेंबर ऑलरेडी हो जाते हैं इसके अंदर, तो 15 हो जाते हैं। वहां अगर चेयरपर्सन कर रहा था तो यहाँ पर कौन करेगा, यहाँ पर स्पीकर करेंगे, सब बात, ठीक है। अब कैबिनेट कमिटीज, अब देखो कितनी कैबिनेट कमिटीज हैं, हमारे 8 कैबिनेट कमिटीज हैं, ठीक है। अब कैबिनेट कमिटीज के बारे में पता होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से हाईलाइट किया है।
तो या आपको ये हाईलाइट अलग से करना है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है कैबिनेट कमिटीज, ठीक है। अब एक इनका काम क्या होता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ रूल्स 1961 से आया है ये, ठीक है। कैबिनेट कमिटीज, ठीक है, यहाँ से निकल के आए हैं, मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो जो पार्लियामेंट ने एक्ट बना रखे हैं, ठीक है, तो वहीं से तो आएगा, कैबिनेट कमिटीज बनेगा, ठीक है। अब यूजली इंक्लूड ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, इसके अंदर यूजली जो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं। नॉन कैबिनेट मिनिस्टर आर नॉट डिबेट, डिबेट नहीं होता नॉन कैबिनेट मिनिस्टर, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रख लो। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है, इसमें इकोनॉमिक अफेयर कमेटी होती है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी होती है, जो चेयर करती है प्राइम मिनिस्टर, जो इन सबको कौन करते हैं चेयर, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी को कौन करता है, तो होम मिनिस्टर करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटीज को करता है, अफेयर्स को होम मिनिस्टर करता है, और बाकी इन सबको कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। दोस्तों, सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है प्रीलिम्स में, लेकिन यूपीएससी ना इसके डेप्थ में नहीं जाती है आपसे, ठीक है। सिर्फ इसके फंक्शन पूछ लेगी, ठीक है, या कुछ इसके फंक्शंस के बारे में ना कुछ गलत स्टेटमेंट बना के, ठीक है, आपसे पूछ लेगी ये सही है गलत है, बस इतना ही पूछती है, ठीक है। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इसके अंदर, ठीक है, मतलब आर्टिकल 98 बात करता है कि भैया ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एक सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ होना चाहिए, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, देखो, पार्लियामेंट सेक्रेटरी का काम होता है कि वह कस्टोडियन होता है ऑफ द प्रोसीजर एंड प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटिव नॉलेज ऑफ द टू हाउसेस के अंदर, ठीक है। तो जो इतने भी काम होते हैं ना दोनों हाउसेस के अंदर, तो उसका कस्टोडियन कौन होता है, तो पार्लियामेंट सेक्रेटरी होता है हमारा, ठीक है। इसी का ध्यान रखना। और आर्टिकल 98 बात करता है कि भाई दोनों हाउसेस के अंदर हमारे राज्यसभा और लोकसभा के अंदर एक सेपरेट सेक्रेटरी स्टाफ होना चाहिए, ठीक है, ये बात करता है। अब इसमें यही बात करिए, ये पार्लियामेंट बाय लॉ, भाई लॉ बना सकती है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट तो भाई किसी के ऊपर भी लॉ बना सकती है, ठीक है। तो रेगुलेट रिक्रूटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू द सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ द आइदर हाउस, दोनों हाउस के लिए वो एक कंडीशन ऑफ सर्विस ये सब वगैरह डाल सकती है, ठीक है। हाउएवर सो फार नो सच लॉ हैज बीन पास्ड, लेकिन ऐसा कोई लॉ अभी तक पार्लियामेंट ने नहीं बनाया है, ठीक है। और ये ना एक चीज और देती है आर्टिकल 98, ठीक है, क्या देती है, वो कहती है कि भैया क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एक कोई ऐसा पोस्ट बनाओ, ठीक है, जो दोनों ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो है ना कॉमन पोस्ट हो, ठीक है, कॉमन पोस्ट हो दोनों ही पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो आर्टिकल 187 जो है ना ये दे दिया आपके स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। तो आर्टिकल 98 आपके पार्लियामेंट के लिए और 187 आपका स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। अब एक बात और दोस्तों, देखो 1954 में ना कि ये जो है पहले नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट, इसको नाम चेंज करके राज्यसभा सेक्रेटरीट कर दिया, और पार्लियामेंट सेक्रेटरीट का नाम चेंज करके लोकसभा सेक्रेटरीट कर दिया, बस इतना पता होना चाहिए बस आपको। अब आगे देखो, स्पीकर एंड चेयरमैन कैन क्रिएट न्यू पोस्ट इन रिस्पेक्टिव सेक्रेटरीट, ठीक है। तो सेक्रेटरी के लिए कोई न्यू पोस्ट जो है ना ये बना सकते हैं स्पीकर और चेयरमैन, ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। वहाँ यूपीएससी अगर आपसे पूछेगी कि भाई स्पीकर चेयरमैन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, न्यू पोस्ट बना सकते हैं, ठीक है, वोटर सेक्रेटरीट, तो हाँ जी बना सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब सेक्रेटरी जनरल्स ऑफ बोथ हाउसेस होल्ड रैंक्स इक्विवेलेंट टू द कैबिनेट सेक्रेटरी, एक बात ये भी ध्यान रखना है, भैया जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं ना दोनों हाउसेस के, उनकी जो रैंक होती है ना, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ना उसके बराबर की होती है। लेकिन अगर आप बात करोगे टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर, ठीक है, कि मतलब किसको प्रेफरेंस देंगे सबसे ज़्यादा, तो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक करता है 11th पोजीशन में, ठीक है। बट जो सेक्रेटरी होता है लोकसभा और राज्यसभा का, ये प्लेस करता है 20th पोजीशन पे, ठीक है। बस ये तो जनरल नॉलेज है एक, बस आपको ये पता होना चाहिए, ये कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होता है, और स्पीकर और चेयरमैन जो है क्रिएट कर सकते हैं न्यू पोस्ट इन रिस्पेक्टिव सेक्रेटरीट, ठीक है। एक ये बात पता होना चाहिए आपको आर्टिकल 98, ठीक है। चलो आगे बढ़े और इनके फंक्शंस देख लो। तो ये चीज़ें देखना, सेक्रेटरी असिस्टेंट देते हैं ये इफेक्टिव फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट हाउस, देखो यही चीज़ पूछा था यूपीएससी ने, यही चीज़, ठीक है। अब पेमेंट ऑफ सैलरी एंड अदर अलाउंसेस वगैरह ये सब भी कौन देखेगा, तो सेक्रेटरी का काम होता है ये, सर किसका, एमपीज वगैरह का, ध्यान रखना, हाउस की बात हो रही है ना। चलो सर्विसिंग वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज, ये सर्विस देना पार्लियामेंट्री कमिटीज को, हेल्प करना उनकी, ठीक है, प्रिपेयर करना, रिसर्च करना, रेफरेंस मटेरियल, ब्रिंग आउट वेरियस ऑब्लिगेशंस। अब ये जनरल चीज़ें हैं जो उनका होना चाहिए, पब्लिश रिकॉर्ड डे बाय डे प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, सेक्रेटरी जनरल एड एंड एडवाइस प्रिसाइडिंग ऑफिसर,
भैया स्पीकर को जो भी है हाउस का जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है उसको एडवाइस देना, भैया सेक्रेटरी जनरल है तो करने का ये सब काम तो उसका होना ही चाहिए। अब एक बात और ध्यान रखना, देखो लोकसभा सेक्रेटरीट और राज्यसभा सेक्रेटरी के बारे में एक चीज और बता होना चाहिए आपको कि भैया लोकसभा सेक्रेटरीट रिक्रूटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस 1955 में आया, ठीक है। ये प्रेसिडेंट लेकर आए थे इन कंसल्टेशन विद द स्पीकर, ठीक है। और राज्यसभा के अंदर ये 1957 में आया था आफ्टर 2 इयर्स, यही प्रेसिडेंट लेकर आए थे इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन सिमिलर टू द लोकसभा, ठीक है। इसी का ध्यान रखना। अब कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना कि जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होता है, ठीक है, रैंक में, ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है आपसे, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी विद अ 2 ईयर टेन्योर स्टार्टिंग फ्रॉम ये चलो, तो 2 ईयर्स का टेन्योर दिया गया। वैसे इसमें आपसे पूछा गया था कैबिनेट सेक्रेटरी के जो टेन्योर होता है वो फिक्स्ड होता है, नहीं यार फिक्स नहीं होता, ठीक है। यहाँ जनरली की बात कर रहे हैं कि 2 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अब अपॉइंटेड बाय द किसके द्वारा अपॉइंट होंगे, अभी बताया ना, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, ठीक है। अब ऑन द सीनियोरिटी कम मेरिट बेसिस। अब एक बात और बता दो दोस्तों, आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, ठीक है, तो लास्ट में जाके ना कैबिनेट सेक्रेटरी ही बनते हैं, ठीक है। यहाँ बुढ़े बुढ़े हो जाओगे तब जाके कैबिनेट सेक्रेटरी बनोगे, तो इस बात का ध्यान रखना। चलो, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स ये सब वगैरह, ये काम किसका होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। तो फंक्शन और क्या है इसके, तो इंश्योर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन में जितनी मिनिस्ट्रीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, सही से काम कर सके, फंक्शन कर सके, ठीक है। सी एस आल्सो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड, ये भी ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब CS has no authority over working departments as CS is regarded as primary interference among the secretaries of the union government। देखो इनकी कोई अथॉरिटी नहीं होती भाई, जो वर्किंग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, वो इनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती कि मेरे ये ऑर्डर दे, ठीक है, क्योंकि वो वर्किंग अथॉरिटी जो है ना, जो भी है वर्किंग डिपार्टमेंट जो भी है ना, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, ठीक है, अपनी मिनिस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। दोस्तों प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट के अंदर ना जो मैंने हाईलाइट कर रखा है बस आपको इतना ही पढ़ना है। देखो आर्टिकल 86 ना अलाउ करता है प्रेसिडेंट को भैया कि वो एड्रेस करें, ठीक है, ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बोथ हाउसेज ऑफ, ठीक है, मतलब दोनों हाउस को एक साथ कर सकते हैं और एक हाउस को एक बार कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी तक प्रेसिडेंट ने इसके अंदर आर्टिकल 86 के अंदर एड्रेस नहीं करा है, ठीक है, इस प्रोविजन का इस्तेमाल नहीं करा है। अगर करा है तो किस आर्टिकल करा है, तो आर्टिकल 87 का ये प्रोवाइड करता है 2 इंस्टांसेस व्हेन प्रेसिडेंट स्पेशली एड्रेस द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो कब कब करेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, जब भी कोई नया जनरल इलेक्शन होगा तो उसके बाद जो नई गवर्नमेंट बनती है तो फर्स्ट सेशन कौन करेगा एड्रेस, तो प्रेसिडेंट करेंगे। और आफ्टर एट बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, ठीक है, जब भी नया साल आएगा, कोई न्यू ईयर आएगा जैसे 2025 है, तो उसका फर्स्ट सेशन जो है कौन दिखेंगे, कौन एड्रेस करेगा, तो प्रेजेंट करेगा, ठीक है। बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं ओथ ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो ये मैंने आपको याद करा रखा है, देखो ये वाली स्लाइड, ओथ अफर्मेशन ऑफ हाउस एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, प्रोटोम स्पीकर और स्पीकर, ठीक है। कि प्रोटोम स्पीकर जो है ना, ठीक है, इनको कौन दिलवाएगा, तो प्रेसिडेंट दिलवाएंगे और प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं प्रोटोम स्पीकर को, ठीक है। तो एडमिशन ऑथ टू द न्यू मेंबर ऑफ इलेक्शन ये कौन कराएगा, तो ये प्रोटोम स्पीकर कराएगा। और स्पीकर की कोई स्पेशल ऑथ नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो पहले से ही ऑथ ले चुके हैं एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। क्यों, देखो पहले देखो प्रोटोम स्पीकर अपॉइंट होता है बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ये ओथ ले लेते हैं प्रोटोम स्पीकर। अब ये ओथ लेने के बाद प्रोटोम स्पीकर बनने के बाद ये सबको ओथ दिलवाए देंगे जितने भी न्यू मेंबर्स होते हैं लोकसभा के। अब इन्हीं न्यू मेंबर ऑफ द लोकसभा में से स्पीकर इलेक्ट होके आता है। जब वो इलेक्ट होके आता है इन्हीं मेंबर में से और ये सारे ओथ ले चुके हैं, तो अब स्पीकर की कौन सी ओथ रहेगी, ठीक है, तो वो तो ओथ ले चुके हैं पहले से ही। चलो बस इन बातों को ध्यान रखना है और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस अभी याद कर लो, ठीक है। अब आते हैं हम अपने विजन आइस की वाले पे ही, ठीक है। अब इसमें बात क्या करेगा, आर्टिकल 99 डील्स विद द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय द हिम। तो ये मैं बढ़ा चुका हूँ, ये रहा देखो, देखो देखो देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिफोर द प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है। अब आर्टिकल 105 पेनाल्टी करता है मेंबर को अगर वो बिना ऑथ और इन्फॉर्मेशन को लिए वो हाउस के अंदर सीटिंग करते हैं, तो
और वो कितना है, वो 500 रुपीज़ है पर डे का। ठीक है, ये भी आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अब एक्सेप्शन है इसके अंदर, ठीक है, क्या है, एक इंडिविजुअल जो है मिनिस्टर बन सकता है विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। कितने महीने के लिए बनेगा बताओ, 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। वो प्रोसीडिंग्स वगैरह हाउस के अंदर कर सकता है, लेकिन उसको पावर नहीं होगी वोट डालने की। ठीक है, ओस कैन बी सब्सक्राइब बाय द इंग्लिश और एनी 22 शेड्यूल लैंग्वेज। ये भी ध्यान रखना, इंग्लिश में वोट दे सकते हैं या फिर जितने भी हमारे जो ये ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, ठीक है, इसके अंदर वो वोट हमारे में से दे सकते हैं, 22 लैंग्वेजेस हमारे। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे इशूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर सिटीजनशिप भी पढ़ेंगे। अभी मैं सिटीजनशिप के अंदर ना पूरा डिवाइस करा देता हूँ आपको सब कुछ, अभी दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, मेरे आईपैड में ना 1 आवर प्लस की वीडियो ना मर्ज नहीं हो पा रही है, तो मैंने ये किया आपके लिए, इसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपको इलेक्शंस और फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट तक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, पेज नंबर 17 तक। फिर सेकंड पार्ट में ना आपको कॉन्स्टिट्यूशन और इससे आगे की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको आगे तक कंप्लीट करना है इस सीरीज़ को। ठीक है, ताकि आपका करंट अफेयर्स के अंदर कोई फोमो ना रह जाए। ठीक है, तो मैंने इसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड कर दिया है। लेक्चर सारे रिकॉर्ड हो गए हैं पीटी 365 के आपके। ठीक है, तो बस आईपैड के अंदर बस ये 1 आवर प्लस की वीडियो बस मर्ज नहीं हो पा रही थी, वरना तो इसी के अंदर में सारी पूरी का पूरा आपको ये पीटी 365 कम्प्लीट कराया था इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसे आगे पार्ट 1, पार्ट 2 के हिसाब से आप वीडियो देखें। ठीक है।